नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एनुअल जो समिट मीट होती है उसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं, जहाँ पे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी मतवक्को है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान से बाहर गए हैं जब सूबा पंजाब के अंदर मसलसल एक क्राइसिस की सी सूरत हाल है। गुज़िश्ता 24 घंटे में यह दावा किया जाता है कि PTI का भी एक कोई 15-20 लोगों का या 12-15 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सूबा पंजाब में बन चुका है, जो उस्मान बुज़दार साहब पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ताहम PTI पंजाब के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, उनका एक ख्याल है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बना है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग जो हैं उस्मान बुज़दार साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये तो एक सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान में बदस्तूर इस वक्त पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आटे के हवाले से जो क्राइसिस है नाज़रीन, वो भी बहुत अहम है। वो अहम इसलिए है कि पाकिस्तान की आबादी जो है, पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनका जो मेन स्टेपल डाइट है वो कुछ और नहीं है, वो बुनियादी तौर पे आटा है। पाकिस्तान में जो कंजम्पशन होती है तकरीबन 27 से 28 मिलियन टन की कंजम्पशन होती है और 28 मिलियन टन से ज़्यादा आटा जो है वह औसतन यहाँ पर पैदा होता है। ये क्राइसिस क्यों है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत ही फॉर्मिडेबल, बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है मेरे साथ स्टूडियोज़ में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही स्टूडियो तशरीफ रखते हैं प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड कमेंटेटर जो इंकशाफात करने के माहिर हैं जनाब इमरान खान साहब। वेलकम टू हिम, थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम देदी साहब मुझे कराची से मुझे ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुबशर लुकमान, अगर मैं आपसे बात शुरू करूं, आपको लगता है कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पंजाब के अंदर जिसका दावा किया जा रहा है, ये एक सीरियस डेवलपमेंट है या ये एक बस ऐसे ही है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपको और चैनल 92 का, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। दूसरी बात यह है कि अगर ये सीरियस ना होता तो वो लोग शहाबुद्दीन साहब और बाकी जो लोग थे वो सामने ना आते, और अगर उनके इर्रिकंसाइलेबल डिफरेंसेस ना होते तो वो वज़ीर आला हाउस में या 7 क्लब में मिलकर तय कर लेते और उनको ख़त्म कर लेते या पार्लियामेंट की हद तक रहते। वेरी लॉजिकल। अब यहाँ पे उन्होंने जब पब्लिकली जब वो आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पानी एक हद तक सर से गुजर चुका है उनके लिए, और वो ये समझ रहे हैं कि हमारा मसला इस तरह हल नहीं हो रहा, हमें प्रेशर एग्जर्ट करना है, चाहे वो फंड्स रिलीज़ कराने के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए भी हो। और जब आप ये करते हैं तो ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है। इफ़ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट तो फिर आपको कहेंगे अच्छा कर लो जो करना है, तो फिर आप सडनली पॉलिटिकली एक हेल्पलेस। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब ने आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में अब से कुछ थोड़ी आधा घंटा पहले उन्होंने ये फरमाया, वो ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इस तरह से बनता नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर आप तारीख देखें तो वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं 15% होती है। और ये तो एक ऐसे जज्बाती विजनरी हैं जो उस्मान बुज़दार साहब के विजन में। प्रोग्राम लाइव है, मैं कुछ अल्फाज का चुनाव जो है ना उसके ना करें, उसमें मैं बड़ा केयरफुल हूँ। लेकिन चौहान साहब से पूछना है तो वो उन लोगों के मतलब पूछे जो आजकल उनके लॉन्च किए हुए लोग हैं, तो उनके मतलब पूछें तो बेहतर होगा। देखे बात यह है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अच्छा, मुझे भूल गया था कि आपका फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ मेरा कुछ भी फॉल्ट लाइन है, अल्लाह ना करे कि मेरा कुछ भी हो। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया। 20 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने अपनी डिसएंचेंटमेंट शो की है, ठीक है ना, और ये पब्लिकली शो करने। अब वो उन्होंने आके आज एक और प्रोग्राम में बैठ के, मेरा ख्याल है मुझे अभी मैं ड्राइव करके आ रहा था मोटरवे पे, तो मुझे पता चला कि शामी साहब के प्रोग्राम पे शहाब साहब ने बड़ी बातें की हैं बुज़दार साहब के ऊपर। अगर वो पब्लिकली ये सारी बातें कर रही हैं तो एक डिसकंटेंटमेंट तो है ना जी, ठीक, और वो बड़ी सीवियर है। सवाल ये पैदा होता है कि हर वो इत्तेहादी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्यों अपनी डिसकंटेंटमेंट शो कर रहा है, एक ही पर्टिकुलर टाइम, बिल्कुल एक हफ्ते से शुरू हो गया और मान ही नहीं रहे। अच्छा, अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक आया है ये बेसिकली इनकी बुनियादी इख्तलाफ क्या कहते हैं, हमें डेवलपमेंट फंड नहीं रिलीज हो रहे। अब ये कमाल की बात नहीं है कि नून लीग वाले सामने बैठे ये नहीं रोना रो रहे कि हमारे डेवलपमेंट फंड नहीं रिलीज हो रहे,
यानी नून लीग को पंजाब में पूरे डेवलपमेंट फंड मिल रहे हैं बुज़दार साहब बिल्कुल सही। मुझे ज़रा इसमें लाने दें और लोगों को भी। नाज़रीन, ये बात दिलचस्प है कि अगस्त 2018 से पीटीआई और पीटीआई के सपोर्टर्स मीडिया में हो या मीडिया से बाहर हों, मसलसल ये दावे करते रहे, मसलसल ये कहा गया, बार बार ये कहा गया कि पीएमएलएन के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा, बस अब बन जाएगा, अब बनने वाला है। लेकिन वो ब्लॉक नहीं बन सका। उल्टा ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और शायद उसके साथ पीएमएलएन का ताल्लुक हो। मलिक अहमद खान साहब, ये तो एक बात ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं इसके पीछे भी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो टेलीविज़न प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने वहाँ पे आके कहा कि हमारे राब्ते हैं पीएमएलक्यू से भी और पीटीआई के अंदर भी नाराज़ ग्रुप है। तो पीएमएलएन इंजीनियर कर रही है पंजाब के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक ताकि आप लोग अपनी हुकूमत किसी तरह से कायम करना चाह रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब, ये सही नहीं है? नहीं, आप लोगों का ताल्लुक नहीं है इस ग्रुप नहीं, के साथ? बिल्कुल नहीं। हम अच्छा। तो चाहते हैं कि एक आईनी आईनी हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन, तरीका। सुने ना, मैं जो कहने लगा, हम किसी सूरत भी कोई ऐसा काम कि हम पीटीआई की पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट करें, आज हमारी ना ये ज़रूरत है, नाम कर रहे हैं, अच्छा जी। ना ही हमारी ज़रूरत है, ना ज़रूरत भी नहीं है और कर भी नहीं रहे। उसकी वजह सुन लें ना। हाँ, हमें ये पता है कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर रही है। ठीक। अब अगर यहाँ पर हम एक इनके जो वो एलिमेंट्स हैं जो लेकिन अभी आपने सुना मुबशर ने कहा कि सारी चीज़ें अचानक शुरू होगी, चांद मारी, तो अपना ही वजन नहीं है शायद ये। नहीं, ये अचानक तभी होता है जब देखें ना, 16-18 माह से ये हुकूमत है, 16-17 माह से नॉन डिलीवरेंस पीक पे है डॉक्टर साहब। ठीक। ट्रस्ट मी, ठीक। आप किसी चीज़ पे भी देख लें। हाँ। बुज़दार साहब के चैलेंजेस क्या हैं? हाँ। बुज़दार साहब का पहला चैलेंज उनकी इस अपनी, बुज़दार कैसे सेंट्रल हो गया पूरी पाकिस्तान के मसाइल के देखें लिए? वो मतलब, बेसिकली 62% डेफिसिट, आप 62% है आपके मुल्क उनको का। छोड़, फाइनेंस पॉलिसी, नहीं, मैं वो बात नहीं कर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नॉट एट ऑल, फेटफ, बिल्कुल इन नहीं। सब चीज़ों में ये तो बड़े असल ये issue ये देखिए, नहीं है हमारे, ये नहीं, कि असल- उस्मान बुज़दार इज द मेन इशू। नहीं, ठीक कह रहे हैं आपने, पंजाब की बात की, मैं पंजाब की बात ठीक। कर रहा हूं। पंजाब का वज़ीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी होता है, ठीक। उसकी अगर अपनी एक आइनी हैसियत ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, उसका वो इनिशिएटिव लेस शख्स होगा, उसको पार्लियामेंट्री पार्टी एक चैलेंज होगी उसके लिए, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उसके लिए एक चैलेंज होगी, उसके अलाइज के सहारे पे अगर चौधरी परवेज इलाही साहब का सहारा आज ना हो तो 1 घंटा नहीं निकालते बुज़दार अच्छा, साहब। रियली? दिस इज व्हाट इट इज। ये क्या नफसियाती सुन लेना। सपोर्ट है उनको, ये काउंसलिंग नहीं, देखिए, मैं जो आपसे नंबर्स कह तो रहा इतने नहीं है तो पीएमएल। चौधरी परवेज साहब की क्लिनिक है जहाँ पे वो जाते हैं नफसियाती से। मैं वही कह क्या है ये, मतलब नंबर्स गेम में तो नहीं है ना। चले आप सुन लेना सर, देखें, कल 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 चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद, चौधरी मोनस इलाही साहब ने खुद बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम बुज़दार साहब के साथ हैं। बिल्कुल सही ट्वीट किया ना मोनस इलाही ठीक ने। ना, उन्होंने कल 5 डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के था। ठीक हो गया। ठीक, एक तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी जो कि पीटीआई की है, उसके अंदर से लोग बरमला इजहार, ये 20 लोग जो हैं वो बुज़दार साहब की गवर्नेंस पे एतराज़ कर रहे हैं, वो बुज़दार साहब की पॉलिटिकल पोजीशन पे एतराज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली इमरान खान साहब की इस चॉइस पे एतराज़ कर रहे हैं, वो उनकी इस डिलीवरेंस पे एतराज़ कर रहे हैं। अकील करीम बेदी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप पाकिस्तान की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये जो कुछ दिन से बाकी सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार को एक सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं, जैसे एक फिल्म का एक विलन होता है। क्या उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त गवर्नेंस के, उसमें इतने सेंट्रल कैरेक्टर हो सकते हैं जहां हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना चाह रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का मुकाबला कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर के मसले हैं, टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे, उसमें उस्मान बुज़दार जो है वो इतना सेंट्रल कैरेक्टर कैसे हो गया? देखिए, मुझे एक चीज़ अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क की मुश्किलात जितनी आपने गिनवाई उससे भी ज़्यादा है, तो उसके लिए उस्मान बुज़दार क्या कर सकता है? उस्मान बुज़दार से लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी और वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो मुल्क के मसाइल हैं इससे हल नहीं होंगे। आप मुझे बताएं, क्या बहुत सारे लोग कहते हैं वीट क्राइसिस आया हुआ है,
उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। वो कैसे मैनेज होंगे जब आपका वीट महंगा हुआ? उसकी वजूहत आपके सामने है कि आपने इस दफ़ा वीट को फीड में इस्तेमाल किया। अब 8 मिलियन टन आपने वहाँ दे दिया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई, डिवैल्यूएशन के वजह से आपकी कॉस्ट डबल हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको वफाक का सहारे की ज़रूरत है। ये उस्मान बुज़दार के हाथ में तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ गवर्नेंस के इशू हैं, डेफिनेट होंगे, लेकिन आप ये बताएं कि ये इशू अगर रिजोल्व हो गए तो फिर क्या होगा? आपके इशू बहुत ज़्यादा है, आपके पावर के इशू हैं जो आप मैनेज नहीं पा रहे। एनर्जी सबसे प्रायोरिटी है, वो मैनेज आपसे नहीं हो रहे। गैस के इशू है, मैनेज नहीं हो रहे। सबसे खतरनाक बात कि जितनी चोरी हो रही है बिजली और जितने गवर्नमेंट ने महंगे एग्रीमेंट किए वो आप आवाम को पास करने जा रहे हैं। आवाम तो उठ के रोडों पे आ जाएगी। ये तो आवाम बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी जो आप उनके ऊपर फेंकने जा रहे हो। और ये कौन कर रहा है? ये पावर मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं इनसे ये तो पूछो भाई कि इसके बेनिफिशियरी कौन है जो आप ये आवाम को पास ऑन करने जा रहे हो 300-400 अरब रुपए। ये बिल देगा कौन? मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये उस्मान बुज़दार का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। आप सारी मिनिस्ट्री को बिठाएं और इनको कहें कि आप अपनी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं। मैं आपको सिर्फ एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, मार्च में आपकी नई क्रॉप आ जाएगी वीट की। वीट के सिर्फ रह गए 1 महीना 10 दिन। आज भी गवर्नमेंट के पास 4 मिलियन टन वीट पड़ी हुई, उठा के मार्केट में फेंक दे, मसला खत्म हो जाएगा। वीट की इंपोर्ट को फ्री कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। तो फिर फेंकते क्यों? शुगर का इशू बन सकता है, उसकी इंपोर्ट आप फ्री। तो ये सारी चीजें आप घूम फिर के तो हम भी सुन रहे हैं कि वेयर हाउसेस में, ये हम भी सुन रहे हैं अकील करीम जैदी साहब के पंजाब, केपी और सिंध के वेयर हाउसेस में खासी बड़ी तादाद में कई मिलियन टन जो है वो वीट मौजूद है, 4 मिलियन या 3 मिलियन टन। तो फिर उसको हुकूमत अगर मौजूद है तो छुपा के क्यों रख रही है, बाहर क्यों नहीं निकाल रही? उसकी वजह देखें, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? आपने वीट खरीदी नहीं, फार्मर से आपने वीट नहीं खरीदी। वीट की प्राइस 32 रुपए थी, फार्मर ने वो वीट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेची। जब गवर्नमेंट नहीं खरीद रही थी उन्होंने 30 रुपए में बेची, 29 रुपए में बेची। और आपने डिवैल्यूएशन का, उसकी वजह से इंपोर्ट आपकी महंगी हो गई, वो उसके बेनिफिशियरी हो गए। तो ये सिर्फ आप देखें कि लास्ट मार्च में आपकी वीट लोगों ने कम उठाई है, जो गवर्नमेंट लेती थी वो वीट कम उठाई गई, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने वो चांस ले लिया, 2-3 रुपए सस्ती मिली तो उन्होंने उठा के अपने यहाँ रख ली। उसके साथ डिवैल्यूएशन हो गया, उनका बेनिफिट बढ़ गया, इंपोर्ट वायबल नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये हर सेक्टर में ये चीजें हो रही हैं। इसके लिए वफाक में सारे लोगों को बैठना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि वीट का बुज़दार पे डाल दे, शुगर बुज़दार पे डाल दे, ये मुनासिब नहीं है। अपोजिट पाकिस्तान में कब नहीं हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक? हमेशा बनता है पाकिस्तान में। कोई भी एमपी है मैंने सेटिस्फाई नहीं होता। ये जमहूरियत हमारी यही है, जमहूरियत का ये होशन है ना कि हमारा काम है लोगों को खींचना। अरे भाई इस मुल्क की इकोनॉमी तो चलाओ, पहले उसको ठीक करो। आपने जो लोग बिठाए हुए क्या वो हैल है नहीं है, उसको भी तो देखें ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से बड़ा लॉजिकल बहुत ही एक मंतकी लॉजिकल ओवरव्यू आपने हमारे सामने पेश किया। इमरान खान साहब की तरफ आता हूं। इमरान खान, क्या ये तो नहीं है कि चूंकि हम मीडिया में, टेलीविजन इंडस्ट्री में गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी एक तरफ ज्यादा चल जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। उस्मान बुज़दार इतना सेंट्रल कैरेक्टर तो नहीं हो सकता जब पाकिस्तान के मसाइल को हम देखते हैं जिसमें दर्जनों किस्म के मसाइल हैं, उसमें उस्मान बुज़दार कहां फिट होता? देखिए, एक तो मैं मोहित भाई आपको एक चीज़ क्लियर करूं। देखें, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये पता करें कि सरकार के पास कितनी गंदम पड़ी है, सिवाय इसके के पास को हमें ये बता दे या हमें फेडरल मिनिस्टर या सूबाई वज़रा ये बताएं कि हमारे पास कितनी गंदम पड़ी है। हम कितनी गंदम खरीदते हैं कागज़ों में और कितनी गंदम खरीदते हैं एक्चुअली फ़िज़िकल कैपेसिटी में हमारे पास कितनी होती है, इसको चेक करने का हमारे पास कोई सही मैकेनिज़्म नहीं है। कई जगहों पे जब गंदम को चेक किया गया तो वहाँ पत्थर निकले हैं उसके बीच में, बोरियों में। तो अगर इनके पास गंदम होती तो ये इस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरह अभी अकील करीम ढेडी साहब कह रहे थे, तो ये मार्केट में भेज देते उसको। इनको इंपोर्ट करने के लिए जो है वो ये सारा सिलसिला ना बनाना पड़ता कि 3 लाख टन हम बाहर से अब मंगवाएंगे। इसकी इनको ज़रूरत ना पड़ती। जिसके पास 4 मिलियन टन गंदम हो वो 3 लाख टन मंगवा के क्यों मुंह काला करना बिला वजह अपना? आपके पास अपनी गंदम है, उसको खाइए।
जो आपने सस्ती खरीदी हुई है, मुझे शक मेक है, सेंस। मुझे शक है। और ये अगर आपको भी लगता है कि मेक सेंस, तो फिर आप ये सोचिए कि फिर इनके पास गंदम नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, इनके पास सिर्फ कागज़ों में गंदम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हर साल महकमा जंगलात कागज़ों में 60 से 70 लाख दरख्त लगाता है और ज़मीन पे प्रैक्टिकली 10-15 हज़ार दरख्त लगते हैं। तो कागज़ों में गंदम खरीदी हुई है और उसके फंड गवर्नमेंट से जारी हो गए हैं। ये लूट मार का सिलसिला बहुत पुराना जारी है पाकिस्तान में। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन। आटे का क्राइसिस और आटा जो है वो बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है, हो सकता है 4 स्टार 5 स्टार होटल्स के अंदर लोग चावल ज़्यादा खा लेते हों, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जो है वो आटे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो रोटी ही खाता है, खैबर से लेके कराची तक वो रोटी ही खाता है, घर की खाए या तनूर की खाए। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैनेजमेंट में किस किस्म के मसले हैं, ये किस किस्म की मिसमैनेजमेंट है, ये दर हकीकत गवर्नेंस का इशू है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि आटे का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम है। ये बार बार देखने में आता है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और ये इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान का एक आम शहरी जो एक आम पाकिस्तानी है, उसकी खुराक का तमाम तर दारोमदार जो है, खैबर से कराची तक, सखर से सवात तक, उसकी खुराक का दारोमदार जो है वो आटे पे है, गंदम पे है, रोटी खाने वाली ये कौम है। तो यहाँ जो ये क्राइसिस है, ये दर हकीकत पाकिस्तान की गवर्नेंस का एक बड़ा की किस्म का क्राइसिस है। कुछ मोटे मोटे फिगर्स जो हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि आटे की ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन, यानी आप कह सकते हैं कि 27 मिलियन टन आटा जो है उसकी कंजम्पशन होती है, उसकी ज़रूरत होती है। जबकि पाकिस्तान में 28 मिलियन टन से, यानी 2 करोड़ 80 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा आटा जो है वो बनता है। अंदाज़न एक्सेस जो है यहाँ पर 14 से 15 लाख मीट्रिक टन की एक्सेस है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने 5 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। नवंबर से लेकर नवंबर 2018 से जून 2019 तक की एक्सपोर्ट हुई और उसके बाद फिर दोबारा भी दी गई। लेकिन गालिबन जो इस वक्त हम मसला देख रहे हैं उसमें सप्लाई चेन का मसला भी है, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला भी है और उसमें स्मगलिंग का भी मसला है। अगर हुकूमत ने 5 लाख मीट्रिक टन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, गालिबन उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है जिसे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। कुछ प्राइस के हवाले से भी हमने देखा नाज़रीन कि पाकिस्तान में जो आटे की प्राइस के चार्ट्स हैं वो प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। सपोर्ट प्राइस भी और कितनी है, और 20 kg का जो बैग है जो उसको असूली तौर पर 40 रुपये पर kg के करीब होना चाहिए था, पर kg होना चाहिए था, यानी तकरीबन 750-800 का। लेकिन वो भी एक इशू है कि क्या है, लेकिन प्राइस अभी भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले में आटे के बैग की कीमत जो है, जो ऑफिशियल थी, इस एस्केलेशन से पहले कम थी, इंटरनेशनल प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अमेरिका में और इंटरनेशनल मार्केट में अगर पाकिस्तानी में करे तो 33 रुपये का पर केजी बनता है। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आई हेट टू इंटरजेक्ट। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं जितने आप हैं, आपके पास मैं एक बैलेंस दे रहा हूं। मैं अब आपको एक बॉटम लाइन बता रहा हूं। देखें, हम एक ज़राई कंट्री, हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हमारी 80% इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो शुगर केन हो। हमारी साल में 3 क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, विच इज़ आई मीन कोई छोटी बात नहीं है। एक एवरेज जगह पे, कई जगहों पे तो 4-4 क्रॉप्स भी होती हैं साल में। अगर हम अपनी फूड और फूड की ज़रूरियात को प्लान नहीं कर सकते तो फिर हम बहुत नालायक हैं। अभी हमने एक मिनट आटे को छोड़ दें, कल जो है 4 रुपए जो है वो चीनी की कीमत बढ़ गई। वो किस तरह बढ़ गई, जरा मुझे को समझाए ना। मेरा मतलब है कि देखिए, बर्तानिया में क्राइसिस को कोई इंजीनियर तो नहीं कर, नहीं, मैं आपको बताऊं, इंजीनियर इंसान की नालायकी करती है, उसकी वजह कि मैं फेस कर चुका हूं इसको। 5 रुपए, सॉरी, थैंक यू इमरान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था और उस वक्त एकदम से आटे का क्राइसिस हुआ, बड़ा सीरियस क्राइसिस हुआ, और उस वक्त क्योंकि हमसे पहले PMLQ की गवर्नमेंट थी, हम तो इंटरिम में थे, तो सारा जो मलबा है ना वो क्यू के ऊपर जाके गिर गया कि आटे का क्राइसिस इनकी वजह से हुआ है। 1.5 से 2 हफ्ते में इंटरिम गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को रिकवर कर लिया था और वो दब गया। खैर, उसके दबने की एक और वजह थी कि बहुत बड़ा सानिया मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई थी, उनकी शहादत हुई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उसी टाइम पीरियड में। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने उसको 2 हफ्ते में रिकवर कर लिया था, जो होर्डिंग हुई थी सारी उसको। ठीक, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसके पास सारी पावर्स है वो ना कर सके। 1, दूसरी बात यह है कि
मैं कहता हूँ कल अगर 5 रुपए चीनी कीमत बढ़ गई, 78 शुगर मिले इस मुल्क में, 70 शुगर मिलों के मालकान इस वक्त असेंबली में बैठे हैं। अगर असेंबली में नहीं चोरी हो रही तो कहाँ पे चोरी हो रही है? और अगर हो रही है तो अगर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए नहीं कि मेरे तो इमरान खान से जाती ताल्लुक है और दोस्ती है, मैं उस वजह से नहीं, मैं एक एज अ सिटीजन एज अ टैक्स पेयर एक बात बॉटम लाइन क्या है? क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि कहना है कि ये मैं एक कह रहा हूँ supply या chain- हुकूमत में ना अहली है या उनके अंदर करप्शन है या दोनों मिली हुई है, ये फैसला आप करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंजीनियर कर रहा है यूटिलिटी के क्राइसिस को, कभी चीनी को, शुगर को, आटे को, कोई आखिर जैसे मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत जब गिरानी थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा डिटेल फीचर लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी ने इंजीनियर किया था क्राइसिस को। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ तो आप ये देखें ना, जैसे जो भी अकील करीम साहब ने बात की कि ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पे थी। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पे थी तो उसमें एक कॉज ये थी कि इनके जो मिनिस्टर हैं मुराद सईद, उन्होंने एक्सल लोड की बुनियाद पर कोई शर्त ऐसी लगाई जिससे सारे ट्रांसपोर्टर्स ने एतराज़ किया और 10-12 दिन इनसे मैं लगाई भी है, मुराद सईद ने नहीं लगाई। एक्सल लोड लिमिट का इशू नहीं डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि एक्सल लोड लिमिट को नाफिज कर दें। वो तो सही किया ना, एक्सल लोड पे होना चाहिए ना, मेरी फिर बात वो तो मुराद सईद की सही है बात। नहीं देखिए बात सुनो ना, मैं नहीं मुराद यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर साहब, एक मिनट बात तो सुनो। कंफ्यूजन है फैक्ट्स की। नहीं अलाउ मी टू से दैट। मिनिस्टर ने जो मामला किया उसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एतराज किया। मुख्तसर बात है, पैसे का फाइन किया ना मुराद सईद ने, ओवर एम्बिशियस फाइन रख दिया। डॉक्टर साहब गुजारिश तो सुने ना, 10,000 रुपए फाइन रख दिया। मैं आपको ट्रांसपोर्टर्स की बात बता रहा हूँ जिनका एतराज़ है। मैं आपको वो न्यूज़ कटिंग दे सकता हूँ जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीजेस जारी की। उनका एतराज़ बुनियादी तौर पे वजीर साहब के साथ, फाइन पे, मुराद सईद के साथ फाइन पे, फाइन पे फाइन वो और भी खत्म हो गया कोई issue और भी मेरा कोई ख्याल इशू नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 10 दिन थे, अब सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, जो अकील करीम साहब कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि ट्रांसपोर्ट का रसद का ना होना भी एक सबब बना इसका। सही है। एक सबब बना, एक सबब बना। वो सारे कॉजेज जो मुबश्शिर साहब कह रहे हैं वो भी हैं, जो इमरान ने कहे वो भी हैं, जो अकील करीम साहब कह रहे हैं वो भी हैं सारे। जो सबसे बेसिक कॉज है, हाँ। हर गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करती है कि इस साल हमने इतनी प्रिक्योरमेंट करनी है। पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा हाथ ही उठा लिए, इन्होंने वो प्रिक्योरमेंट ही नहीं की। सिंध ने नहीं की, पंजाब ने तो। पंजाब नहीं सर, पंजाब ने नहीं की। अकील करीम गरी साहब, देख सुने ना बात, सिंध का तो एक सेकंड, जो अकील करीम साहब कह रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जो परचेजिंग करनी थी, जब गवर्नमेंट नहीं रही तो मार्केट की फोर्सेस खुद से एक्शन में आ जाती है ना, फिर वो मेक वेट नहीं सेंस, करती। मेक सेंस। उन्होंने जो खरीदा वो उन्होंने गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस के मुताबिक उतनी बल्क में परचेज नहीं की जितना टारगेट सेट किया हुआ था। गवर्नमेंट के गोदामों में तो पिछली पड़ी थी। अभी इन्होंने कहा जो इतनी गंदम पड़ी है, इन्होंने फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की एडवाइजरी को भी इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। इन्होंने कहा इतनी गंदम जो पड़ी है, पहले ये इसको तो ये ख़राब हो रही है, इसको आप फेंकें। इन्होंने फीड मिल्स को इजाज़त दी। मकई का गलती रेट, क्या की? ये गलतियां ना सारी एक एक करके गिनवा तो रहे आप स्टोर तो कर नहीं रहे सर। आप उनके देखिए ना, पास गोडाउन ही नहीं होंगे। अगर नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं, बलूचिस्तान नहीं, ये ऐसे स्कूलों में नहीं, रख सकते थे ना। नहीं, देखिए बात सुनिए। 2 महीने तो स्कूल बंद थे ना, और 3 उसकी- महीने उसकी समर बात- वेकेशंस देखिए, में, होता क्या है, जो सरकारी स्कूल हैं। होता क्या है कि पास्को की फूड डिपार्टमेंट की साइट्स अगर नहीं होती तो वो रेंट पे ले लेते हैं, फिर भी वो नहीं, मेंटेनेबल वो होती है। गवर्नमेंट के स्कूल्स यूज करते हैं। अकील करीम गरी साहब, जो मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं, इसमें बेसिक बुनियादी मिस्टेक और गलती हुई क्या है जजमेंट की? देखें, उसकी गलती सिर्फ एक है कि अगर आप 104 रुपए डॉलर था और वीट मंगवाते थे, वो 30 रुपए की पड़ती थी। आज 155 रुपया डॉलर है, आज ये 45 रुपए में पड़ती है। सिर्फ गलती ये है कि 45 रुपए की चीज जब गवर्नमेंट 34 रुपए या 32 रुपए में बेचेगी तो पूरा पाकिस्तान बायर होगा। सबको पता है कि शॉर्टेज होगी, मेरा माल महंगा बिकेगा। ये है इशू, और इस इशू को टैकल किस तरह किया जाए, उसका बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट के पास जितनी वीट पड़ी है उठाए और उसका आटा बना के यूटिलिटी पे बेच दे, ताकि कम से कम वो माल बाहर ना जाए। इस वक्त हो ये रहा है, गवर्नमेंट 34 रुपए में वीट इनको दे रही है, लेकिन आटा 34 रुपए वाला 50 रुपए में भी नहीं मिल रहा। तो अब उसका आप क्या कर सकते हो? आपके पास कितने लोग हैं कि आप हर एक के पीछे भागोगे? मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम को ठीक करो, पॉलिसी को ठीक करो। अगर आपने आटे की एक्सपोर्ट बंद नहीं की रीजन तो ये बात चला जाएगा सारा। इतनी आज बस ये इशू है, इसको रिजोल्व करना है। ये जो So basically वाली तौर पे बात है, आटा पहले smuggle कभी भी भी हो रहा है। गवर्नमेंट ने फीड आटा एक्सपोर्ट हो रहा है ना। आप भाई मुझे एक चीज का पिछले खौफ 1.5 साल के आप उठा ले,
आटा जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो और हुकूमत इसके ने अलावा पाबंदी पिछले लगा दी 2 ना। साल अकील में करीम हमने बेदी साहब, गंदम- अब आटा इलीगली स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान को, क्योंकि प्राइस ज्यादा है देखिए, एक अफगानिस्तान छोटी सी मेरे भाई प्रॉब्लम साहब, वो है। इतना आप रोक नहीं अकील सकते। को एक बात आप- समझाता आप हूं। क्या- अकील भाई एक सेकंड मेरी एक अर्ज सुन ले। अकील भाई एक सेकंड, सॉरी कथा कलामी हो रही है। आपको मैं एक बात, जो आप बात कह रहे हैं ना वो 100% सही है, उससे कोई इंकार नहीं है। मैं एक ऐड कर दूं इसमें बात के प्रॉब्लम क्या हो रही है। मलिक अहमद साहब का ताल्लुक है जी कसूर से। जो सरकारी खाते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, सरकारी खातों में कसूर की आबादी लिखी हुई है 15 लाख, और ये 1973 की आबादी है। आज उसी शहर की सिर्फ आबादी मिनिमम 50 लाख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ नॉट मोर। कसूर की इतनी जी 35 लाख 35 लाख है, और फिर उसकी सराउंडिंग के जब आप मिलाते हैं पत्तों की वगैरह सारा, तो वो कितनी सारा मिला के तकरीबन 35 लाख 35 लाख हो गए। अब आपकी प्रोक्योरमेंट जो आती है ना, जो डीसी करता है वो 15 लाख के लिए कर रहा है, और इमीडिएट रिक्वायरमेंट आपकी 35 लाख के लिए है। असल में हम लोग पढ़ाई तो करते नहीं है, हम लोग अपने फिगर्स तो बनाते नहीं है, एक्सेल शीट तो हमें पढ़नी नहीं आती। आपकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमजोर है ना, जिसकी वजह से साल के बाद हर साल ये क्राइसिस आता है। मैं ये कह रहा हूं, उसमें इंपोर्ट आ जाएगी, इमरान उसमें ही सेल आ बिल्कुल जाएगी। ठीक कह रहे हैं। ठीक सही। तो इमरान खान इसका तो मतलब यह है कि जो हमारा बुनियादी तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उसने पाकिस्तान के उभरते हुए चैलेंजेस के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तैयार नहीं किया, काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, सोचो विचार नहीं किया। और ये सारा कुछ आगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत कह रही थी हम ठीक करेंगे, और उनको अब इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक करना तो दूर की बात है, पुराने सिस्टम के मुताबिक भी नहीं चल रहे। अभी जो मुबशर लुकमान साहब फरमा रहे थे कि 15 लाख की आबादी एकदम कैसे कर लेते? करें, हम एक ज़िले की बात कर रहे हैं, हम कसूर की बात कर रहे हैं ना। कसूर में 15 लाख की आबादी, सर वो जो 15 लाख की आबादी के लिए भी जो गंदम की खरीदारी करती है गवर्नमेंट, उसके अंदर भी खांचे हैं। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि जितना ये कहते हैं उतना इनके पास नहीं होता, और अगर होता है तो किस कैपेसिटी में होता है, वो काबिल इस्तेमाल होता है या नहीं होता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नहीं होता। मुबशर लुकमान साहब ने 3-4 प्रोग्राम किए हैं और बहुत सारी जगहों पे और हुए हैं। हम खबरें देते रहे हैं कि जनाब आपकी गंदम ख़राब हो रही है। उस ख़राब गंदम को आज अगर अकील करीम रेड्डी साहब के कहने के ऊपर वो निकालें और निकाल के मिलों को भेजेंगे, जनाब इसका आटा बना दो, तो क्या उसका आटा बन जाएगा? अगर तो 4 मिलियन टन गंदम हमारे पास पड़ी हुई है, इससे ज़्यादा, तो 3 लाख टन मंगवा के क्यों मुंह काला कर रहे हैं भाई? बाहर से मंगवाने का मकसद ये है, हमारे पास गंदम नहीं है, उस कैपेसिटी में, उस क्वांटिटी में नहीं है जो हम क्लेम करते हैं। हमारा कागज कुछ और बोलता है और रियलिटी में कुछ और है। हुकूमत ने इस चीज को गैस कर लिया है या उनको इस बात का लेकिन आइडिया है। इमरान, आपने मुबशर जहां को से सुना, उनकी मार्जिन बड़ी लगा के- लॉजिकल बात उन्होंने दी कि अगर सुबह मुबशर ने बड़ी लॉजिकल बात ये की है कि सुबह एलसी खुल जाए तो गंदम को आते आते 1.5-2 महीने लग जाएंगे, पिस्ते में और कुछ दिन लग जाएंगे। नहीं, ये बात Import पे एक सख्त मिनट solution मैं आपको बताता हूँ, गंदम पूरे पाकिस्तान में एक साथ नहीं पक जाएगी। पंजाब के अंदर अप्रैल के अंदर गंदम आना शुरू होती है, उसकी कटाई शुरू होती है। कुछ एरियाज में थोड़ा पहले होती है और कुछ एरियाज में मई के एंड तक जाती है। सिंध के अंदर गंदम की कटाई पहले शुरू हो जाती है। इसी तरह केपी में सिचुएशन और मुख्तलिफ है, वहाँ पे सर्दी का किसी और तरीके से पड़ती है। वो हर एक एरिया का अलग अलग है, हर एक एरिया का अलग अलग है। अगर ये अभी गंदम मंगवाते भी हैं, बहुत इमरजेंसीली मंगवाते हैं, तो 40 दिन इनको गंदम आने में लगेंगे। अगले 10 दिन, 50-55 दिन में ये मार्केट में गंदम पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो गंदम मंगवाई तब जाएगी जब आपके पास 4 मिलियन टन मौजूद ना हो। मेरा सवाल वही है, 41 लाख टन गंदम आपके पास पड़ी हुई है, तो बीच में 3 लाख टन मंगवा के उसको 44 लाख टन क्यों कर रहे हैं आप हमें 41 लाख टन गंदम पहले मार्केट में फेंक के दिखाएं, जो बात कह रहे हैं अकील करीम रेड्डी साहब। एक ब्रेक ले ले नाज़रीन। इस पर थोड़ी सी परेशान कौन बात ये भी है कि जो बैनुल-अक़वामी मार्केट प्राइस है, वो उसको जब पाकिस्तानी रुपए में ट्रांसलेट करेंगे, तकरीबन $6 का एक बुशल है 27 kg का अमेरिका में, और वो ये 33 रुपये पाकिस्तानी हिसाब से बनती है इंटरनेशनल मार्केट में। इसकी कीमत हिंदुस्तान में थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ के 40 रुपये बनती है। जब आप ट्रांसपोर्ट डालेंगे और फ्रेट डालेंगे तो क्या बहुत पड़ेगी? कुछ और ऐड करेंगे। अभी तो ये 60-70 की तो आपको इंपोर्ट होगी। ये जो प्राइस डिफरेंस है इकोनॉमिक, इसको भी हम समझना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। अकील करीम साहब से भी समझना चाहेंगे, बिजनेसमैन है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर पंजाब हुकूमत से, हुकूमत जो है पीटीआई की, उससे आटे का मसला हैंडल नहीं हो पा रहा, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है उसकी हैंडलिंग जो है वो किस तरह से हो पाएगी?
अब से चंद घंटे, 1 घंटा पहले आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने 2 बहुत दिलचस्प बातें की। एक तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को उस स्टेटमेंट पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जहां फवाद चौधरी साहब ने अपना एक ओपन लेटर लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब को तनकीद करते हुए कि इनको रिप्लेस होना चाहिए, ये PTI को नुकसान पहुंचा रहे, उस पर शदीद और कड़ी तनकीद की फयाजुल हसन चौहान साहब ने। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो दर हकीकत उस्मान बुज़दार साहब के विजन ही के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बेहतरी हो। इमरान खान, आपको क्या लगता है कि ये जिस किस्म की तनकीद की है फवाद चौधरी पर, ये तो बजाते खुद एक इंट्रा पार्टी फॉल्ट लाइन्स हैं, खाली फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी के दरमियान भी फॉल्ट लाइन्स हैं, जो पार्टी के अंदर फॉल्ट लाइन ही फॉल्ट लाइन। देखें, मेरे ख्याल में ये पैटी है। हम जरा इसके और ऊपर जाते हैं और ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर जो मेन मसला है उसकी तरफ चले जाते हैं ना। इमरान खान साहब का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं लगातार जब से वो इक़्तिदार में आए हैं कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। जो इससे पहले लोग आए थे, जो यहाँ पे इक़्तिदार में रहे हैं, मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। और वो अपने आप को मुख्तलिफ साबित करने के चक्कर में नए से नए काम करते हैं और वो काम हमारे गले में पड़ जाते हैं। मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ। हालांकि इमरान खान साहब ये साबित करने के चक्कर में कि वो पहले वालों से मुख्तलिफ हैं, ये बड़ी अच्छी तरह साबित कर चुके हैं कि वो पहलों वाले जैसे ही हैं। वो मैं आपको बता देता हूं, अगर वो पहलों वाले जैसे ना होते तो शेख रशीद उनके साथ ना होते, पहलों वाले जैसे ना होते तो फिर पूरी काफ लीग उनके साथ ना होती, पहलों वाले जैसे ना होते तो MKM उनके साथ ना होती, पहलों वाले जैसे ना होते तो खुसरो बख्तियार और बहुत सारे और इन जैसे लोग जो हैं, फिरदौस आशिक अवान हो गए और बेशुमार लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग इमरान खान साहब के वजीर ना होते। करप्ट लोग जो हैं वो सारे के सारे इमरान खान साहब के आसपास ना बैठे हुए होते और उनको अपने तरीके से ना चला रहे होते। तो खान साहब पहले वालों जैसे साबित हुए हैं। इक्तदार के लिए खान साहब ने कंप्रोमाइजेस किए हैं, जो पहले वाले भी करते थे, खान साहब भी कर रहे हैं। अब मामला यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खान साहब के साथ खड़ी थी और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया था, कुछ ने तब्दीली के चक्कर में और कुछ ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए, उन सारे लोगों को यह बात पता चल गई है कि खान साहब पहले वालों जैसे ही हैं। वो अब इस धोखे से बाहर निकल आए हैं। उनको पता चल गया है कि यहां एक कैमोफ्लेज था और हमें यह लग रहा था कि इमरान खान जो है वो एक मुख्तलिफ आदमी है, वो एक तब्दीली लेकर आ रहा है। वो अब ये जान चुके हैं कि ना कोई मुख्तलिफ है और ना कोई तब्दीली आ रही है, बल्कि यहां पे चीजें सेलेक्ट होती हैं और बहुत सारे लोग ऑब्लाइज हो रहे हैं, जो गलत है। अब वो सारे अपना अपना फायदा निकालने के लिए अपना अपना एक कोई ना कोई 1.5 इंच की मस्जिद यहां बन रही है, कोई यहां बन रही है, कोई यहां बन रही है। अब फवाद चौधरी बोले हैं, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। एक्चुअली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल गया कि बंदर बांट है, अपना हिस्सा निकाल लो। खान साहब का इमेज जो वो बनाना चाह रहे थे वो नहीं रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टी में वो एक्सपोज हो गए, अब वो निकाल रहे हैं। एंकर इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में ख्याल है कि वो अपने आप को मुख्तलिफ उन्होंने सेल किया था, मुख्तलिफ साबित करना चाहा, लेकिन वो किसी भी तरह से मुख्तलिफ साबित नहीं हो पा रहे। देखिए जी, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। हालांकि इमरान हमारा छोटा भाई है और मैं बड़े इमरान के मतलब मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। उसके कई रीज़न्स हैं। क्योंकि मैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली जानता हूँ और मैंने उनका स्ट्रगल जो है यहाँ तक फॉलो किया। देखें, एक बात मैं हल्का सा एक पासिंग कमेंट कर दूँ कि अभी आपने चौहान साहब की स्टेटमेंट का बताया, फवाद साहब की स्टेटमेंट के ऊपर ये वो तो चूंकि दोनों से आपके ताल्लुकात नहीं, मैं खराब नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप ये देखें कि हर वो शख्स जिसका बेनिफिशरी इमरान खान है ना, वो इस वक्त इमरान खान को समझा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। मैं बड़ी ओपनली कह रहा हूँ, टीवी बेनिफिशियरी इमरान खान। हाँ, तो वैसे उनको कितने वोट मिलने थे? किसी को भी जो एक दूसरे को समझा रहे, तनकीद कर रहे। वो तमाम लोग जिनकी सियासत इमरान खान, जो जेन्युइन PTI के लोग हैं, चाहे वो आतिफ खान हो, चाहे मुराद सईद हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो जो भी आप फौजिया कसूरी को ले लें ओरिजिनल, चाहे आप वो सैफुल्लाह नियाजी को ले लें, किसी PTI वाले को ले लें, वो इस तरह की अपनी लिनन जो है ना पब्लिक में नहीं धोता और इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि उसको ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि इमरान को मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं कैसे अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखूंगा और मैं दूसरी पार्टी में कैसे अपनी जगह बनाऊंगा। ये वही कर जंप नहीं करना पहली बात। तो ये PTI वाले नहीं हैं जो एक दूसरे की बुराइयां कर रही हैं, ये PTI में आने वाले हैं जो एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो क्या ये निकलना चाहते हैं? सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि
देखें, एक गंदी मछली तालाब को गंदा ज़रूर कर सकती है, लेकिन एक साफ मछली पूरे तालाब को साफ नहीं कर सकती एकदम से। उसके लिए पूरे तालाब का पानी बदलना होता है। मेरा जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ है वो ये है कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस उन्होंने अपनाया हुआ है, एंड ही वांट्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, कि जिसको इम्प्लीमेंट कर शॉर्टकट है बेचारे के पास। शॉर्टकट है। मैं तो कहता हूं कि टांगे हर करप्ट आदमी को, मैं तो कहता हूं कानून साजी करे। नहीं, एक मिनट देखे ना, मेरा मतलब एक किसी का कुछ हो भी नहीं सका अभी तक। देखे, मैं कुछ और 16 महीने के बाद मेरी अगर आप नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जरा सी एक मिनट किससे शुरू करना है मलिक अहमद? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर फवाद हसन फवाद को अदालत ने छोड़ दिया तो फिर वो गिल्टी नहीं है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि फिर वो गिल्टी है। फिर मेरे और आपके इल्जामात बेकार हो गए ना, या तो हम वो इल्जामात बाकी सबको भी अदालतों ने छोड़ दिया है। राइट। इसका मतलब है कि हमारी प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर है, Criminal हमारी justice एविडेंस कलेक्ट। इसका मतलब है कि हमारी जो गुफ्तगू की लड़ाई है वो बड़ी इफेक्टिव है, और हमारी कानूनी लड़ाई जो है वो बड़ी कमज़ोर है। 12 अदालतें जो है ना वो सबूत इस पे कुछ जवाब ले लें, क्योंकि आप सबको टांगने टूंगने की डॉक्टर साहब देखें, अदालत मैं एक बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रहा सुने हूं ना, देखिए कि इमरान खान ने मेरी बात एक तो बहुत सुनो। बड़ा काम किया। सर एक मिनट, सॉरी मलिक साहब, सॉरी। इमरान खान ने आपके मुल्क में हर उस स्टेटस को आके डिफीट किया जो आप और मैं अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि खत्म हो सकता है। ठीक। चलिए, ये इमरान खान की गवर्नेंस से मुझे बड़ा एतराज है। नहीं, ये वो आपकी- चाहे अपना केपीके की हो, देखिए चाहे ना, पंजाब की बड़े हो। सीनियर सिविल सर्वेंट ने पंजाब में मुझे ये कहा मैं- एक दिन Really, पहले sir? कि इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है Status quo। कि वो स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है, वो बदतमीजी से Status बात quo नहीं is करते, बहुत standing इज्जत with से बात इमरान करते खान हैं। और right फवाद now, हसन sir। फवाद जब फोन उसके उठाते दाएं बाएं थे, देखें, तो status लोग quo है। उसी वक्त सीधे हो जाते थे एक फोन कॉल पे। लेकिन इमरान खान का वो वाला रोब इमरान नहीं खान के है, राइट और लेफ्ट में स्टेटस को खड़ा है। देखें सर, वो मामला- इमरान खान कभी स्टेटस कोर को राइट और कमेटी लेफ्ट की लेकर मीटिंग खड़े में हैं। नहीं, मेरी बात तो स्टेटस सुने को ना, कहां डिफीट देखें। किया उन्होंने? कितनी ज्यादा लोग बोलते हैं नहीं, नहीं, मेरी- इमरान को मेरी क्रिटिसाइज बात- करते हैं मेरी डायरेक्ट बात तो मुंह सुने पे। ना, देखिए बस। आप किसी और को जरदारी साहब नहीं, को नहीं, या नवाज मियां शरीफ साहब को बात करके सुने ना। दिखा। नवाज देखिए, शरीफ साहब के सामने कोई आपका- पर नहीं मार सकता। नहीं, मेरी बात तो बोल नहीं सुनो। सकता देखिए, तुम्हारे खौफ से। मसला सिर्फ यहाँ पे कुछ बुनियादी मसाइल है। मुबशर लुकमान का इमरान खान के साथ एक ताल्लुक है जिसको हम सब जानते हैं। नहीं, हमारा भी है। ठीक, सुने ना, चलो। हाँ, जरा खुल के नहीं, मैं उनका मुखालिफ हूँ, ताल्लुक तो मेरा भी है, लेकिन आपका मैं एक राय रख सकता झूठ तो हूँ नहीं और बोल वो सकता गलत मैं। हो सकती है। आप एक सुने ना इमरान, एक सेकंड, मेरी बात सुने। ठीक, एक बात तो सुने। आपका ताल्लुक है, आप एक राय रख सकते हैं जो गलत या सही हो सकती है, लेकिन वाकयात तो झूठ नहीं बोल सकते यार। मसलन कौन सी बात? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक को बात करे, क्या सारे के सारे वो लोग जो कि स्टेटस को के अलम बरदार हैं वो इमरान खान के साथ नहीं? आप एक इमरान सेकंड, खान ने एक मिनट, एक दफा एफर्ट किया कि तो एक फिर मिनट, एक सेकंड, गलत ऐसे- बात है। इमरान खान मेरी ने बात- एक दफा एफर्ट किया कि नहीं, नून लीग में तोड़ कर दे। नहीं, मेरी बात आपका सुने ना। फॉरवर्ड ब्लॉक सर, बनवाए, इमरान हम कह खान, रहे थे, मेरी बात उसको तो ये सुने। कह रहे थे, इमरान और बन खान रहे ने थे एक आपके बार लोग नहीं, टूटने सर, को बात तैयार तो थे, सुने। लेकिन इमरान खान ने नहीं, नहीं सुन तो किया। लें, एक उसने कहा पार्लियामेंट को मत खराब नहीं, करो। बात तो सुने सर, ठहरे। इमरान खान ने प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जिस पार्टी से जो टूटता है मुझे मिल जाए, और लिए। और सर, ये हुकूमत वाकयात- बनाने- मुझे सर, एक बात सुनिए ना, कहें, ठहरे। आप नो 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 नहीं, पार्टी मेरी से बात तो नहीं, सुने ना। आजाद उम्मीदवारों नहीं, को आजाद पार्टी से उम्मीदवार मत छोड़े, करें सर, सर। बात तो सुने ना। अगर अगर एक सेकंड आप सुने। लोग जो बात करते हैं कि मेरे जहांगीर तरीन के पास एक जहाज था, मेरे 40 तो नहीं, खकान जहांगीर- अब्बासी के पास एयरलाइन नहीं थी, सर, बात ले तो आते सुने ना, जहांगीर तरीन के जहाज का मुझे रत्ती भर भार नहीं। आप सुने तो सही, मैं जो कह रहा हूं। मुझे इमरान खान के इन इश्यूज को छोड़ दें, साइड पे कर दें, आप बेसिक बात पर हैं, बुनियादी बात पे। अब फयाजुल हसन चौहान को इमरान खान ने लगाया, मैंने तो नहीं लगाया। और अगर उसको इतना नहीं पता कि उसने अपने पार्टी के डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, तो मैं क्यों नोहा पढ़ूं उस पर? अगर उसकी इतनी पुअर चॉइस है, जो बुजदार की चॉइस, आप दोनों चॉइसेस को रिकमेंड करते हैं सर मुबशिर? नहीं, तो देन टॉक ऑफ इट। मैं कुछ आप और सुन कह रहा लेना, हूं, लेकिन मैं लेकिन जो मेरा मैं एक कह और रहा हूं, प्रॉब्लम, मैं मेरी बात तो सुने, एक मिनट, डॉक्टर साहब, मलिक साहब, एक व्यू भी सेकंड। ले लें, अकील नो, नो, करीम नो, नो, बेदी नो, साहब नो, का एक मिनट, मैं कराची एक से बात कर दूं, contrary एक मिनट, view मैं ले एक बात कर दूं। देखें, मैं और मुईद या अपनी अपनी कैपेसिटी में हम इमरान को राय दे सकते हैं, लेकिन हमने उसकी कब्र में नहीं टाइम गुजारा। हमने 22 साल पी नहीं काटी है। उसके क्या डिसीजंस होने चाहिए, कौन उसको फेथफुल है, कौन उसको लॉयल है, लेट हिम बी द अकील करीम बेदी साहब, हम उसको एडवाइस कर सकते अकील हैं। करीम बेदी साहब, हम उसकी हम उसके डिसीजन पे थर्ड वॉइस की अगर फयाजुल हसन चौहान, नहीं, I'm sorry, अगर आप फयाजुल सही हसन कह रहे चौहान हैं, उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकील करीम बेदी साहब, मैं ये आपको कॉन्ट्रेरी समझाता व्यू, आपका व्यू चाहिए, कॉन्ट्रेरी व्यू चाहिए। इमरान खान की अपॉइंटमेंट्स गलत है, चॉइस गलत है, टीम कमजोर है, सारा कुछ गलत है सर, A to Z। मैं समझता हूँ आप ठीक और कह एक रहे दूसरा हैं कहना है, मैं कि नहीं कह यहाँ रहा। डिसीजन मेकिंग की जरूरत है,
हमको इमरान खान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी चॉइस के लोग लगेंगे, लेकिन अभी तक मैं जो देख रहा हूँ सिलेक्शन अभी तक ठीक नहीं है। लेकिन ये सिलेक्शन इमरान खुद नहीं कर रहा, उसके एक टीम बैठी हुई है जो ये सिलेक्शन कर रही है। तो उसके ऊपर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि क्या वो वाकई इमरान खान से सिंसियर भी है कि नहीं है, ये ज़रूर सोचने की बात है। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया नाज़रीन, फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये इंतहाई तेज़ोतुंद डिबेट जो है आपने देखी है, आपका फैसला है। फिर मुलाकात होती है आपसे कल। बहुत शुक्रिया।